नमस्कार दोस्तों, मेरी अधूरी मोहब्बत के अंतिम भाग में आप लोगों का स्वागत है। इस कहानी का प्रथम एवं द्वितीय भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से देख सकते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। विनय दिल्ली तो चला गया, लेकिन वो अपना दिल और दिमाग सब कुछ नियत के पास छोड़ गया था। उसके लिए नियत ही सब कुछ थी। नियत भी बहुत खुश थी। आखिर उसका प्यार उसे मिल गया था, जिससे वो पिछले 1 साल से बिना कुछ कहे ही प्यार करती थी। आज वो उसके साथ था। विनय ने दिल्ली में कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और नियत भी 12th में थी। उसके भी स्कूल शुरू हो गए थे। नियति अब रोज़ स्कूल तो जाती, लेकिन मन उसका विनय के पास ही लगा रहता। सिम्मी उससे कहती, अरे नियति, कभी तो भाई के ख्यालों से बाहर निकल आया कर। हम लोग भी इस दुनिया में हैं, हमारा भी ख्याल कर लिया करो। भाभी जी, अरे तू तो मेरी जान है, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं। तेरी वजह से ही तो आज मुझे मेरा प्यार मिल पाया है, नियति हंसते हुए कहती है। रोज़ सुबह शाम नियति और विनय फ़ोन पर बात करते हैं, एक दूसरे को दिन की सारी बातें बताते हैं। ऐसे ही बात करते करते दिवाली आ जाती है। विनय दिवाली की छुट्टियों में घर आता है और वो नियत के लिए एक छोटा सा प्यारा सा टेड्डी लेकर आता है। नियत बहुत खुश होती है विनय से टेड्डी लेकर और कहती है, अब मैं इसका नाम वीनू रखूँगी। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं इससे ही बात कर लिया करूँगी। थैंक यू, आई लव यू सो मच वीनू, आई लव यू टू माई क्यूट डॉल। तुम ऐसे ही खुश रहा करो हमेशा। नियति और विनय दिवाली की छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। कभी मूवी तो कभी घूमने गए वो दोनों। छुट्टियां खत्म होते ही विनय वापस जाने लगता है तो नियति उसे स्टेशन तक छोड़ने जाती है। एक दूसरे को देखकर आज पहली बार दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों आज दोनों को एक दूसरे से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात हो। दिवाली के बाद विनय और नियति वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। नियत के बोर्ड एग्ज़ाम की डेट भी आ जाती है। उसने इस बार बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वो अब विनय से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। बस विनय के बर्थडे पर नियत ने पूरी रात विनय से बात की थी। विनय के भी सेमेस्टर एग्ज़ाम थे तो वो भी अपनी पढ़ाई में बिजी था। विनय के मम्मी पापा दिल्ली में ही सेटल हो गए थे तो वो फैमिली के साथ ही रहता था, इसलिए वो अब नियत से मिलने भी नहीं आ पाता था। फिर भी वो दोनों थोड़ी सी देर बात करके ही खुश हो जाते थे। उन्हें तो बस एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ही खुशी मिल जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा खुशी को अक्सर नज़र लग जाती है। वही नियत के साथ हुआ था। नियत के एग्ज़ाम खत्म होने वाले थे, बस 2 एग्ज़ाम ही बाकी थे। तभी एक दिन उसने विनय को फ़ोन किया। उसका फ़ोन बंद आ रहा था। वो पूरे दिन फ़ोन करती रही, विनय का फ़ोन बंद ही आ रहा था। उसने सिम्मी को कॉल करके पूछा तो सिम्मी ने बताया उसे कुछ पता नहीं। नियति बहुत परेशान थी। उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, बस बिना पढ़े ही एग्ज़ाम देने चली गई। एग्ज़ाम से आने के बाद उसने विनय को वापस फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था। नियत ने विनय को सोशल साइट पर भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे वहाँ भी कहीं नहीं मिला। अब नियति बहुत परेशान थी। 3 दिनों से उसकी विनय से बात नहीं हुई थी। कहाँ वो एक दिन भी विनय से बात किए बिना नहीं रह पाती थी। पिछले 2 सालों में ऐसा उसने विनय के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। उसके एग्ज़ाम भी खत्म हो गए थे। नियत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि विनय को हुआ क्या है, वो कहाँ है, कैसा है। जब नियत के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो पूरी उम्मीद के साथ सिम्मी के घर गई, लेकिन वहाँ उसके साथ जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिम्मी के घर पहुँचने पर नियत को देखकर पहले तो सिम्मी बहुत खुश हुई, लेकिन जब नियत ने विनय के बारे में सिम्मी से पूछा तो सिम्मी ने कहा, मुझे भाई के बारे में तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। वो बस अब तुमसे बात नहीं करना चाहते। मैं और कुछ नहीं जानती उनके बारे में। तुम भी भूल जाओ भाई को। सिम्मी की बात सुनकर नियत को कुछ समझ ही नहीं आया। उसके साथ हुआ क्या है, उसका कसूर क्या है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो विनय उससे बात नहीं करना चाहते। नियति चुपचाप घर वापस आ गई। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन माँ पापा ने बचा लिया। सिम्मी ने भी उससे बात करना बंद कर दिया। बिल्कुल अकेली हो गई थी नियति। एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था
वो अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं है। नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन नियति हंसना क्या मुस्कुराना भी भूल गई थी। 3 साल तक वो कॉलेज में तो रही, लेकिन बिल्कुल ऐसी इंसान बनके जिसमें जान तो थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। कॉलेज के बाद वो जॉब करने बेंगलोर चली आई। उसे अब ये यकीन था कि विनय अब कहीं कभी नहीं आएगा। 6 साल बाद, मतलब आज। लेकिन आज ऑफिस में नए बॉस का नाम सुनकर नियति को फिर से विनय की याद आ गई थी। नियति यही सोच रही थी कि अगर वही विनय होगा तो पूछूंगी ज़रूर कि छोड़ के क्यों गया था, क्या हुआ था ऐसा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा दी। यही सोचते सोचते नियत को नींद आ गई। अगले दिन रविवार था, इसलिए नियत के ऑफिस का हॉलीडे था। नियति आराम से सोती रही। 11 बजे मम्मा की कॉल से नियत की आंख खुली। मम्मा से बात करने के बाद नियति फ्रेश होकर कॉफ़ी बनाने किचन में गई। कॉफ़ी लेकर सोफे में बैठकर कुछ सोचने लगी और उसके बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और उसमें एक नंबर मिलाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो हेलो कौन? यह सिमी थी, जिसको सालों बाद नियत ने फ़ोन लगाया था। नियत की आंखों से आंसू बहने लगे, फिर संभल कर बोली, हेलो मैं नियति। हाय सिमी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अब याद आई तुझे मेरी? तूने भाई की वजह से मुझे भी छोड़ दिया। नियति क्यों? तू तो मेरे बचपन की दोस्त थी, फिर भी तूने मुझे से सारे रिश्ते तोड़ दिए। बस इतनी ही दोस्ती थी ना हमारी। सॉरी सिम्मी, मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्या करती। तू तो जानती है मैं विनय से कितना प्यार करती थी। उसके बिना रहना मेरे लिए मुश्किल था और तुझे देखती तो हमेशा उसकी याद आती, इसलिए तुझसे दूर हो गई मैं अच्छी हूँ, नियत ने आंसू पोंछते हुए कहा। आज सालों बाद नियत इतना रोई थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि उसने विनय के किए की सज़ा सिम्मी को दी थी। वो तो खुद अब सिम्मी की गुनहगार थी। अरे तू अभी कहाँ है? सिम्मी ने नियति से पूछा। मैं बेंगलोर में हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताएगी? नियति ने कहा। हाँ पूछ, मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, सिम्मी बोली। विनय इस टाइम कहाँ पर है? नियति ने पूछा। सिम्मी पहले तो थोड़ा शांत हो गई, फिर बोली, भाई कुछ दिन पहले तक तो दिल्ली थे, लेकिन वो बेंगलोर जाने की बात कर रहे थे। इतना बोलकर सिम्मी चुपचाप हो गई। ओके थैंक्स, नियत बोली। काफ़ी देर बात करने के बाद नियत ने कॉल रख दी। अब तो भाई का सच नियत को पता चल ही जाएगा और वो आज भी भाई से उतना ही प्यार करती है। वो अपने आप को कैसे संभालेगी? भाई को तो पता भी नहीं है कि नियति बेंगलोर में है। अभी तो मैं उनको बता भी नहीं पाऊंगी, सिम्मी सोचने लगती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर सिम्मी से बात करने के बाद नियति को पूरा यकीन हो जाता है कि हो न हो उसका नया बॉस विनय ही है। नियति एक बात पूछूं? विनय नियति से कहता है। हाँ पूछो, नियति जवाब देती है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर गया तो तुम क्या करोगे? विनय पूछता है। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी दोबारा छोड़कर जाने की बात की तो। नियति गुस्से में बोलती है। अरे अरे मेरा क्यूट सा बच्चा तो धमकी भी देता है। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं जाऊँगा कभी छोड़कर, विनय नियति के कान पकड़कर बोलता है और फिर दोनों हंस देते हैं। नियति अपने और विनय के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें नम थी। दीदी आज खाने में क्या बनाऊं? खाना बनाने वाली नियति से पूछती है और नियति अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, जो भी तुम्हें सही लगे बना दो, मैं सब खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद नियति कमरे में जाकर अपनी और विनय की एक एक बात याद करके रोती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह जगकर नियति जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है। आज उसे हर हाल में अपने और विनय के सवालों का जवाब चाहिए था। ऑफिस में अभी ज़्यादा लोग नहीं आए थे, अभी बॉस भी नहीं आए थे। नियति जाकर अपने काम करने लगती है। तभी उसकी सहकर्मी रीता उसके पास आकर उससे कहती है, नए बॉस को देखा है, कितना स्मार्ट है। नियत कहती है, मुझे क्या लेना देना नए बॉस से, चल कोई नहीं, मैं तो बस ये बताने आई थी कि नए बॉस ने आज मीटिंग के लिए बुलाया है 11 बजे। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। देखना तो नियत भी चाहती थी नए बॉस को।
4 साल पहले देखा था उसने विनय को, न जाने वो अब कैसा दिखता होगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपने सवालों के जवाब पूछने हैं उससे। नियति मन ही मन सोचती है। 11 बजे सब मीटिंग के लिए बॉस के ऑफिस पहुंचते हैं। सब एक एक करके बॉस से मिलते हैं। नियति सबसे बाद में पहुंचती है। नियति को देखकर विनय के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो खामोश हो जाता है। हेलो सर, मैं नियति, नियति कहती है। नियति तो पहले ही जान गई थी ये उसका ही विनय है, लेकिन विनय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। जिस इंसान से वो पिछले 4 सालों से भाग रहा था वो अचानक सामने आ जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। हेलो हेलो मिस नियति, विनय के शब्द लड़खड़ा रहे थे। सबके बैठने के बाद विनय ने सबको काम समझाया, लेकिन उसने नियति को एक भी बार नहीं देखा, जबकि नियति पूरे टाइम विनय को ही देखती रही। मीटिंग के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। बस 2 ही इंसान ऐसे थे जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। नियति विनय से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी, और विनय नियति को देखना तो नहीं चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सकता था। जब विनय से रहा नहीं गया तब वो ऑफिस से घर चला आया। आज सालों बाद उसने नियति को देखा था। उसका मन नियति को गले लगाकर रोने का था, लेकिन वो नहीं कर सकता था। आज पूरी रात विनय सो नहीं पाया। विनय यही सोच रहा था कि मैं हर रोज़ नियति को उदास नहीं देख सकता, लेकिन सच भी तो नहीं बता सकता, वरना वो पूरी तरह टूट जाएगी। मेरा उससे दूर ही रहना ही सही है। वो मुझसे नफरत ही करे तो अच्छा ही है। मैं उसकी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर सकता। उधर नियति भी अपने सवालों को लेकर पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह नियति जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। विनय भी नियति को देखने के लिए ऑफिस जल्दी चला आया था। नियति ने देखा ऑफिस में इक्का दुक्का लोग ही आए थे। उसने पियून से के बॉस के बारे में पूछा तो नियति बिना कुछ सोचे समझे सीधे विनय के केबिन में चली गई। विनय फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। नियति को देखकर उसे शौक लगा, लेकिन फिर फ़ोन रखकर बोला, हेलो मिस नियति। विनय इससे पहले कुछ और बोलता, नियति ने सीधे विनय से सवाल किया, विनय तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो पहले ही बोल देते। तुमने क्यों मेरी लाइफ बर्बाद की? क्यों विनय, क्यों? तुमने कभी सोचा कैसे जीऊँगी मैं, जबकि तुम्हें पता था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर नियति वहीं बैठकर रोने लगी। विनय के दिल में आया कि वो जाकर नियति को गले लगा ले, उसे रोने न दे, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि अगर नियति को उसके प्यार का एहसास हो गया तो वो उससे कभी नफरत नहीं कर पाएगी। नियति, वो सब खत्म हो चुका है। जो भी हमारे बीच था वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था। अब मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। सो बेटर रहेगा मिस नियति आप भी ना करें। आप यहाँ मेरी एम्प्लॉई हैं, मैं आपका बॉस, इसलिए मैनर से बात करें। विनय ने जानबूझकर गुस्सा दिखाते हुए कहा, ठीक है सर, मैं अब किसी से कभी आपके बारे में बात नहीं करूँगी। एक लिफाफा विनय को पकड़ाते हुए नियति बोली, ये रहा मेरा रेसिग्नेशन लेटर। अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। गुड बाय मिस्टर विनय मल्होत्रा, आई हेट यू। अब आप दोबारा कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। इतना बोलकर नियति आंसू पोंछते हुए विनय के केबिन से बाहर निकलकर अपना बैग लेने के बाद ऑफिस से बाहर निकल गई। नियति के जाने के बाद विनय वहीं कुर्सी में बैठ गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने इस दुनिया में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया था उसका दिल एक बार फिर उसने दिखा दिया था। अब तो सच में नियति उससे नफरत करने लगी थी। नियति कभी विनय की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। यही सोचते सोचते विनय वहीं ऑफिस में बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मैनेजर केबिन में आया तो उसने विनय को बेहोश देखा तो उसने विनय के डैड को कॉल किया और वो उससे जल्दी जल्दी सिटी हॉस्पिटल ले गए। विनय के डैड के आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें आने वाले वक्त का पता था।
वो डॉक्टर से बोले, डॉक्टर मेरा बेटा सही हो जाएगा ना? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, हमने आपको पहले ही बताया था ये उसकी लास्ट स्टेज है और अब क्या हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा। विनय के डैड वहीं ज़मीन पर बैठ गए। इधर नियति इन सब बातों से बेखबर ऑफिस से अपने फ्लैट पर गई। मम्मा को कॉल करके अपने आने की बात बताई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। वो रोते रोते अपना सामान पैक कर रही और विनय की कही एक एक बात सोच रही थी। सामान पैक करके वो स्टेशन के लिए निकल गए। स्टेशन पर बैठकर वो ट्रेन का वेट कर रही थी। ट्रेन आने में अभी 30 मिनट बाकी थे कि तभी नियति का फ़ोन बजा। फ़ोन विनय के डैड का था। हेलो, कौन? नियति ने पूछा। हेलो नियति बेटा, मैं विनय का डैड बोल रहा हूँ, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। विनय बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहा है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही नियति के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्या हुआ विनय को? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जल्दी से स्टेशन से निकलकर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल के बाहर ही उसे सिम्मी मिल गई। सालों बाद सिम्मी नियत से मिली थी। तुम यहाँ कब आई? नियत ने पूछा। कल ही आई हूँ, भाई ने बुलाया था, सिम्मी बोली और फिर दोनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर गई। सिम्मी विनय के डैड को जानती थी, इसलिए उसने नियत को बताया। नियत ने जब विनय के डैड से पूछा कि विनय को क्या हुआ है तो उन्होंने बताया कि उसे दिल की बीमारी है और उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। वो बस आखिरी टाइम में नियत से मिलना चाहता है। नियत को ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। वो जल्दी जल्दी भागते हुए विनय के आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर ने उसे अकेले मिलने की इजाज़त दे दी। नियत को देखकर विनय की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, लो जा रहा हूँ मैं, अब कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। नियत ने अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और उसके पास बैठ गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विनय? प्यार करते थे ना मुझसे, फिर सारी तकलीफ़ अकेले ही क्यों सहते रहे? नियत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या बताता नियत तुम्हें मैं? उस दिन तुमसे बात करने के बाद मुझे चक्कर आ गए थे। डैड हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे दिल की बीमारी है। मेरे पास कुछ सालों के ही टाइम था, कितना ये भी नहीं पता था। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता था। पहले तो मैं बहुत रोया, मुझे मौत से डर नहीं लगता था नियत, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं और ज़िंदगी जीना चाहता था तुम्हारे साथ, सारी ज़िंदगी गुजरना चाहता था। लेकिन फिर मैंने फ़ैसला किया कि अपने लिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैंने सिम्मी को सब बता दिया और उसे अपनी कसम दे दी। मैंने अपने सारे नंबर भी बंद कर दिए, खुद को सबसे दूर कर लिया। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता था नियति, क्या करता मैं? हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। विनय ने नियत को सारी सच्चाई बता दी थी। नियति बस रोए जा रही थी। जिस इंसान को उसने इतना गलत समझा, उसने तो कभी उसके सिवाय किसी से प्यार ही नहीं किया। विनय बोला, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले जन्म में अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरी ज़रूर करूँगा। इस जन्म में मैं हमारा साथ यही तक था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विनय, आज भी। आई लव यू सो मच ऑलवेज। नियत, क्या तुम मेरी एक लास्ट विश पूरी करोगी? हाँ बोलो विनय, मुझे बस एक बार गले से लगा लो। नियत विनय को गले लगाती है और जब उसे देखती है तो विनय की सांसें रुक चुकी होती है। नियत जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर आकर सबको बताते हैं कि सॉरी, ही इज़ नो मोर। विनय अब हमेशा के लिए चला गया था और नियत बेहोश हो जाती है। सिम्मी उसे संभालती है और उसे विनय के घर लेकर आती है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है और वो फैसला करती है, विनय चला गया लेकिन मैं अपने दिल में उसकी यादों को हमेशा ज़िंदा रखूँगी। मेरे ज़िंदगी में सब विनय के अलावा कोई नहीं आएगा। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करूँगी विनय की यादों के साथ।
8 साल बाद मम्मा देखो ना, ये मेरा साथ का पेड़ कितना बड़ा हो गया है और आपने मेरा और इस पेड़ दोनों का नाम विनय ही रखा है। क्यों? क्योंकि विनय आपके पापा का नाम है। लेकिन पापा अभी कहाँ हैं? मम्मा वो भगवान जी के पास गए हैं आपके लिए चॉकलेट लाने। नियति विनय की तस्वीर की तरफ देखकर कहती है, विनय ने जाने के बाद नियत ने एक बच्चे को गोद लिया था और उसका नाम भी विनय रखा था तथा विनय के याद में लगाए गए पेड़ का नाम भी विनय रखा था। अब उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ था। वो अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।